हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो हमारा नेक्स्ट होगा एग्जाम नेट का, वो जून या जुलाई तक होगा। और ऑलरेडी साइट्स पे आ भी रही एक्सपेक्टेड डेट्स। बट जो कि नए स्टूडेंट है, अभी अभी एमसीए या एमटेक करके निकले हैं या कि फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, सेकेंड ईयर में आए हैं, तो आपको ये पता होगा कि आफ्टर सेकेंड ईयर और आफ्टर फर्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट। सो अभी से अगर आप उसका फॉर्मेट लेके चलो कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है यूजीसी नेट के लिए, तो आपको ये काफी वीडियो हेल्प करेगी। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी पूरा का पूरा सिलेबस की आपके 10 के 10 यूनिट क्या है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी, जो कि ऑलरेडी उन्होंने एनटीए की साइट पे जो सिलेबस अपलोड कर रखा है, उसी पीडीएफ को आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। और किस तरह से रेशियो रहती है एग्जाम में क्वेश्चंस आने की, वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। और आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो कि मुझे नेट के एग्जाम देना है, या आप पहले भी ऑलरेडी दे चुके हो बट सक्सेस नहीं मिली है, या नेट क्लियर हो चुका है, आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है, मुझे इस यूनिट से इतना पढ़ना है। अगर वो चीज आपके माइंड में क्लियर रहेगी तो आप श्योरली नेट या जेआरएफ क्रैक कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि हमारी कट ऑफ 100% तो कभी जाती नहीं। तो यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको अपना एक अलग से पैटर्न बना के रखना पड़ेगा कि हाँ कि आई एम गुड इन दिस यूनिट। उस यूनिट में आपने गड़बड़ नहीं करनी है, उस यूनिट को आपको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें आप कोई भी लूप होल नहीं छोड़ोगे, कोई भी मिस्टेक का चांस नहीं छोड़ोगे। अगर एक यूनिट आपको 8 से 10 क्वेश्चन दे रही, इट मीन वन क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो अगर आप वहां से 16 से 20 नंबर में से अगर आप 99 एक्यूरेसी के साथ क्लियर कर पा रहे हो उस यूनिट को, तो डेफिनेटली आप अगर प्रॉपर स्मार्ट स्टडी के थ्रू कर पाओ तो बिल्कुल आपका नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ और शो करती हूँ आपको कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहेगा एनटीए या यूजीसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यूनिट है वो रहेगी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, या जिसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हो ये, एमसीए फर्स्ट ईयर में भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ते होगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो यूनिट है हमारी, दैट इज यूनिट 1, इट इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपका डिस्क्रीट मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी के टॉपिक हैं इसके अंदर मोस्टली, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक, प्रपोजिशन, प्रेडिकेट, ये सब आप नॉर्मल फॉर्म्स, क्वांटिफायर्स, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ्स में और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी ये टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आफ्टर दैट सेट एंड रिलेशन, तो ये चीज भी हम कहाँ पढ़ते हैं? डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ते हैं। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो मोस्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, स्पेशली जैसे कि आपका ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ये सारी जिसको हम पीओडी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसका लैक्टस से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, पूछेंगे कि क्या ये लैक्टिस है या नहीं है। इसके भी आगे टाइप रहते हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है या कॉम्प्लीमेंट्री लैटिस है। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रही हूँ अबाउट रिलेशन एंड सेट, तो आप डिस्क्रीट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, वहां मैंने डिस्कस की है ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट इज काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, ये सारे मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का भी दिख जाता है हमें। नेक्स्ट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी से भी आपके क्वेश्चन दिखाई देते हैं, एक या दो से क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देता है। तो इन जनरल अगर मैं इस यूनिट को पूरा डिफाइन करूँ तो हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है? टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, और हमें क्वेश्चन कितने आते हैं यहाँ पे? 100। ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि ईच यूनिट कंटेन 10 क्वेश्चंस, बट ऐसा होता नहीं है। कभी किसी यूनिट से 8 आ जाते हैं, किसी से 9 आ जाते हैं, किसी से 11 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है, बट रेशियो हमारी 8 to 12 ही घूमेगी कि किसी यूनिट से अगर 8 आ गए तो बाकी दूसरे यूनिट से 12 क्वेश्चन आ जाए, तो रेशियो यही घूमती है। बट हमें प्रिपेयर इसी के अकॉर्डिंग करना है कि सपोज करो कि हर एक यूनिट 10 क्वेश्चन कंटेन करेगी ही करेगी। सो ग्रुप थ्योरी, आफ्टर दैट ग्राफ थ्योरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक इन दिस यूनिट, ग्राफ थ्योरी। सो ग्राफ थ्योरी से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाते हैं, जो कि एक्चुअल में जो ग्राफ थ्योरी है हमारा, ये डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम वहां पे भी आता है। सो यहाँ से मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, इस यूनिट के साथ कंबाइन कर देते हैं इसको, तो यहाँ से मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। बट ग्राफ थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट। आफ्टर दैट बुलियन अलजेब्रा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस। आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन से पहले जो हमारा पैटर्न होता था पेपर 3, तो 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते थे, बट अब 1 या 2 से क्वेश्चन ही मुश्किल से दिखता है यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन से, और वो भी मोस्टली आपका एलपीपी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो एकदम से शुरू में जो जुलाई 2018 से हमारा ये पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न स्टार्ट हुआ, उससे पहले 3 पेपर होते थे, आपको ये पता होगा। तो जैसे ये स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे क्वेश्चन आया यहाँ से सिंप्लेक्स मेथड से। जो सिंप्लेक्स मेथड है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स आपकी खा जाते हैं। तो शुरू शुरू में तो 1-2 बार तो क्वेश्चन आए सिंप्लेक्स से, बट फिर आगे जैसे जैसे पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता गया, तो आपके एलपीपी से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए यहाँ से। सो ये चीजें भी मैंने एलपीपी की प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी चेक कर लेना, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो मैं अगेन इस यूनिट को बाइंड अप करती हूँ। जो आपका मैथमेटिकल लॉजिक है, 1 या 2 से क्वेश्चन यहाँ आने के चांसेस रहते हैं। सेट थ्योरी और रिलेशन से बहुत कम क्वेश्चन दिखते हैं आजकल, पहले आ जाता था 1 या 2 क्वेश्चन, बट आजकल बहुत कम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इस यूनिट से। नेक्स्ट इज काउंटिंग एंड मैथमेटिकल, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ जाता। ग्रुप थ्योरी से कभी क्वेश्चन आता, कभी नहीं आता, इसकी रेशियो भी कम है ग्रुप थ्योरी की भी एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स। एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ग्राफ थ्योरी तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से करो। बुलियन अलजेब्रा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, बुलियन फंक्शंस कितने पॉसिबल, ऐसे करके छोटे छोटे फॉर्मूलाज आ जाते हैं पेपर में। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन, तो एक क्वेश्चन तो श्योर है, पक्का आता ही आता है एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार। तो ये था कंप्लीट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइजेशन यूनिट। नेक्स्ट यूनिट जो आपको करनी है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे, कोवा की बात करेंगे, और प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, एंड देन माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे इस यूनिट में। तो ये यूनिट ये 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करेगी, जो कि हम हमारी बीटेक या फिर वीसीएमसीए में पढ़ते हैं। मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं 3 से 4, कोवा से क्वेश्चन आ जाते हैं 2 से 3, और माइक्रो प्रोसेसर से 1 या 2 क्वेश्चन पहले आते थे, इससे अच्छे खासे प्रोग्रामिंग पे आ जाते थे क्वेश्चन। बट अभी भी जैसे कि 2018 जुलाई से इसकी वेटेज भी कम होती जा रही है एग्जाम माइक्रो प्रोसेसर की। उसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे गेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करें। फिर वही जो बुलियन अलजेब्रा हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, बुलियन अलजेब्रा, और यहाँ पे भी जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी फिर हमारे जो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल जो सर्किट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज डेटा रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पक्का 1 या 2 से क्वेश्चन दिखाई देगा ही देगा, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर, रजिस्टर ट्रांसफर कैसे होंगे, या कैसे इसके अंदर हमारे मेमोरी ट्रांसफर कैसे होती है, अरिथमेटिकल लॉजिक क्या है, शिफ्ट ऑपरेशन, ये सब यहाँ ये एक तरह से बेस है हमारा कोवा का। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन दिखता नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन में ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। आफ्टर दैट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, तो ठीक है ये भी हमारी समझ के लिए जरूरी है। बट यहाँ से जो ये टॉपिक है इनपुट आउटपुट टाइमिंग कंट्रोल, इधर से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट इतना खास इंपोर्टेंट टॉपिक है नहीं है। जो मैंने आपको बताया ये असेंबलर एंड ऑल, यहाँ से प्रोग्रामिंग आती थी, अभी भी 1-2 क्वेश्चन दिख जाता है, बट वो छोटे लेवल पे ही दिखता है। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, यहाँ से भी आप मान सकते हो कि ये जो आपके टॉपिक में इधर से यहाँ जो डिस्कस कर रही हूँ, इन सबकी रेशियो है 2 या 3 से क्वेश्चन आने मुश्किल से। जो हमारा कोआ में जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है वो रहेगा, और जहां से क्वेश्चन आते भी है वो पाइपलाइन। तो यहाँ स्पीड अप का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या न्यूमेरिकल आ जाता है स्पीड अप से, तो ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको थोड़ी सी कमांड लेके आनी है। आफ्टर दैट डीएम में से क्वेश्चन आ जाते हैं,
डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मोड कौन से, थोड़ा बहुत थ्योरी में यहाँ ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ इस टॉपिक से। आफ्टर दैट मेमोरी हायरार्की, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस यूनिट। यहाँ पे कैश मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे काफी, वर्चुअल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी। आफ्टर दैट मल्टी प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चंस बस वही रेशो 1 या 2 कभी आ गया कभी नहीं आया। तो यहाँ मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जो ये थ्योरी लिखी है यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, बट आपको पता होगा कि जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं आपको पॉइंट बना के बताऊं तो सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। सिंप्लीफिकेशन में हम के मैप भी डिस्कस करते हैं, या बुलियन आपके जो क्या है रूल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं इन चीजों को सोल्व करने के लिए, जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहां जा करके प्लेलिस्ट में जा करके जरूर चेक कीजिएगा। मैंने जो नेट में ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया है बाय यूजिंग 2 और 3 मेथड्स। जो आपको बेटर लगे उसको प्रेफर करना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी तो सिंप्लीफिकेशन से। थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाता है कि ऊपर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, बोलेंगे दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इस यूनिट से थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज नंबर सिस्टम। तो आप सभी बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप सभी एक्सपर्ट रहते हो इसमें नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में क्या, जैसे कि डेसिमल टू ऑक्टल आ गया या कुछ आपको इस तरह से दे दिया। आजकल क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आ रहे कि जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल या हेक्सा इनटू डेसिमल। आजकल क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कुछ इक्वेशन यहाँ लिख देंगे बी प्लस समथिंग, यहाँ कुछ लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि भाई बेस निकालना पड़ता है। तो ये भी मैं क्वेश्चन 1-2 अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसे आप इनको सोल्व करोगे, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने नैंड गेट चाहिएंगे, कितने नोर गेट चाहिएंगे, अगर आपको एक एक्सप्रेशन दिया उसको डिजाइन करने के लिए। तो ये पैटर्न ज्यादा फॉलो होता है इस यूनिट में। तो आपको सिंप्लीफिकेशन या मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, अगर हमें एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना बाय यूजिंग छोटा साइज जो आपको गिवन रहेगा, तो कितने लगेंगे मल्टीप्लेक्सर, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं यहाँ से। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप कॉम्बिनेशन रहता है आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन का काफी। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, और जो आपका कोआ है यहाँ से ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। So, इस यूनिट को भी आप अच्छे से करना, क्योंकि ये यूनिट हम पढ़ते हैं अच्छे से बीटेक में, बीसीए में, एमसीए में, ये सब्जेक्ट हमें लगता है। तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं जिसमें हमारी कमांड हो सकती है अच्छी, तो अब इसे प्रिपेयर करके चलो। तो नेक्स्ट थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमारे पास बहुत सारी, अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिलेबस में हमारे इंक्लूड के वो देखते हैं। तो ये यूनिट भी वही, अगर मैं रेशियो मान के चलूं कि 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से कंप्यूटर ग्राफिक्स अकेला ले लेता है 3 से 4 क्वेश्चन। बाकी जो बचे वो जो सिलेबस में जो लैंग्वेज है, जैसे कि C++ से भी क्वेश्चन आते हैं, जावा से भी आ जाते हैं, HTML। तो ये सारे लैंग्वेज में जो अच्छा है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है मोस्टली। जैसे आउटपुट से क्वेश्चन आ जाते हैं, सी का कोई प्रोग्राम दे दिया, पूछ लिया कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द अबव कोड, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जावा में भी ऐसा कुछ आ जाता है, बट थोड़ा बहुत थ्योरी भी आ जाती है इनके डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, या कुछ भी इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं पर्सनली मैं एक एडवाइस दूंगी आपको यहाँ पे, अगर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको आता है, उसमें कमांड है, और लैंग्वेजेस आपको किए काफी टाइम हो गया है, अब आपको थोड़ा थोड़ा एक बेसिक इमेज ही है, तो आप इस पे टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि क्या पता सी में से एक ही क्वेश्चन है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन है, ऐसे जावा सिर्फ एक क्वेश्चन ले। एक क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको पूरी जावा प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बेसिक प्लस एडवांस। तो आप कोशिश करो, अगर आपकी HTML में अच्छी कमांड है तो इसको रिवाइज कर लो, जावा में अच्छी कमांड है तो इसको रिवाइज कर लो। बट अगर सारे लैंग्वेज को एक साथ लेके चलोगे तो आपका 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज अपना सिलेबस काफी वास्ट है। तो यहाँ देखते हैं और कौन सी लैंग्वेज की इन्होंने बात की है। सी की बात की है, जैसे मैं आपको बता ही रही थी। आफ्टर दैट ओप्स आ गया,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++ की बात की है, वेब की बात की है, वेब देखो HTML, XML, जावा, कितना कुछ हो जाएगा जो आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इन्होंने डिस्कस किया है सिलेबस कंप्यूटर ग्राफिक्स का। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी अगर आप सभी ने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ा है तो आप यहाँ स्कोर कर सकते हो। 2D से 3D से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, हिडन सरफेस से क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, और लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ, जो कि हम एल्गोरिदम पूरी की पूरी डिस्कस करते हैं। उसके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, फ्रेम कर कर पूछेंगे कौन सा पिक्सल ग्लो होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें। जो शुरू के आपके बात करते हैं हम, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ से वही पैटर्न रहता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन थ्योरी से आ जाते हैं। बाकी 2D और 3D से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जिसकी कमांड है यहाँ पे, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं डरता, जिसका मैथ्स अच्छा है, वो सीजी अच्छे से कर सकता है। तो ये यूनिट भी वही बात है, अगर 3 से 4 कंप्यूटर ग्राफिक्स लेके बैठा है तो बाकी जो रिमेनिंग बच गया, कितना बच गया आपका, अगर मैं ऑन एन एवरेज रेशियो मान के चलूं 5 से 7 आपकी लैंग्वेजेस से क्वेश्चन आ जाएंगे। और लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, XML, HTML, C++, जावा, एडवांस जावा। तो ये चीज प्रिपेयर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो कि कोडिंग से दूर हो चुका है। हाँ, अगर आप अच्छे कोडर हो, आपका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, देन यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट 4th यूनिट, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोर सब्जेक्ट है ये भी हमारा, और ये सब्जेक्ट भी हर कोई पढ़ता है अपने यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, बीटेक में, BCA में, या BSc कंप्यूटर भी करते हो तो भी हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, एज अ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ये आपका कोर सब्जेक्ट रहता ही है। तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वही रेशियो मान के चले कि 8 से 12 क्वेश्चन हमारे आने हैं। तो यहाँ क्या रेशियो रहती है क्वेश्चंस की, किस यूनिट में डिवाइड रहता है? तो स्पेशली यहाँ से SQL, 1 या 2 क्वेश्चन SQL से आ जाता है कि आपको क्या दे दिया, एक प्रोग्राम दे दिया, और उसको आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है कि ये SQL क्वेरी क्या जनरेट कर रही है, SQL क्वेरी किसके लिए है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफी, गेट में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन, नेट में भी आ जाते हैं, इनफैक्ट PGT लेवल पे भी पूछ लिए जाते हैं SQL से क्वेश्चंस। तो जो बेसिक की बात करें, बेसिक में इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता DBMS में कि कौन से मॉडल्स हैं, या स्कीमा क्या है, इंस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चंस आजकल कम आ रहे हैं। तो जो DBMS का, इसका लेवल काफी हाई हो चुका है क्वेश्चंस आने का, ER मॉडल से क्वेश्चन आ जाते हैं, और मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन तो दिखता ही है इससे, 1 या 2 क्वेश्चन तो। और जैसे इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि दिस मीन्स, तो ऐसे करके दिस मीन्स, ऐसे करके हमें उसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ER मॉडल बहुत ही इजी है, ER डायग्राम बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ से आप अगर ER मॉडल कर लोगे तो आप 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल सिक्योर कर लोगे अपना। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि SQL, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि SQL से यहाँ स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ DBMS, नॉर्मलाइजेशन। कभी कभी तो 4 या 5 क्वेश्चन ये अकेला ही ले लेता है। अभी आई थिंक 2019 या 2020 वाले में, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, DBMS की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, मैंने वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रखे हैं कुछ। तो अगर आप वहां जाके प्रीवियस क्वेश्चन चेक करोगे ना, वहां आपको पता चलेगा कि 4 से 5 क्वेश्चन किस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म करके नॉर्मलाइजेशन से ही आई हुई है। नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे, लॉसी है, लॉसलेस है, ये चीज पूछ ली जाती है आपसे, कैंडिडेट की क्या रहेगी, अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है वो चीज पूछ ली जाएगी। तो मैं आपको कहूंगी कि ये टॉपिक तो आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो, चाहे गेट का एग्जाम दो, चाहे PGT लेवल का एग्जाम दो, आप कोई KVS, NVS या नेट का एग्जाम दो, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इसके एडवांस जो
टॉपिक्स हैं, एडवांस जो सब्जेक्ट है, जैसे डेटा वेयर हाउस है, डेटा माइनिंग है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन, बिग डेटा से भी एक दो क्वेश्चन आने लगा, सिर्फ एक आया अच्छा क्वेश्चन बिग डेटा से भी, जो कि इसी के अंडर रहेगा हमारा बिग डेटा सिस्टम। तो यहाँ से अभी तक इतने क्वेश्चन आने चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि जो हमारा कोर डीबीएमएस है यही अकेला ले लेता है 6 से 7 क्वेश्चन। तो जो बचे रेशो 2 या 3 की, वो यहाँ चली जाती है बिग डेटा से। करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ रहा था, वी जो बिग डेटा में है उनसे क्वेश्चन आ रहा था। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको बेस भी पता है ना इन सब्जेक्ट्स का, तो आप इजिली स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट यूनिट है 5th यूनिट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा कोर सब्जेक्ट है, हर कोई पढ़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ सॉर्टेड सा सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम में, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है अच्छा खासा। यहाँ से आपकी जो एल्गोरिदम्स हैं उनसे क्वेश्चन पक्का आते हैं। यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गई आपकी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हो गई आपकी। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्क एल्गोरिदम्स आ जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट में जो एल्गोरिदम्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, स्कैन, सी स्कैन। यहाँ से पक्का 2 या 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो सिलेबस देखते हैं इसमें क्या डिफाइन किया इन्होंने। वही शुरू में जो कंसेप्ट बता रखा कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ से रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में, तो स्पेशली हाँ पीजीटी लेवल में इधर से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट में। आफ्टर दैट प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस मैनेजमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, कि प्रोसेस को हम कैसे मैनेज करते हैं। आपको प्रोसेस क्रिएट करने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल का यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। आफ्टर दैट दिस इज द इम्पोर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से हर बार दिखता ही है, मोस्टली 90% यहाँ से क्वेश्चन दिखता ही है, सीपीयू शेड्यूलिंग। आफ्टर दैट डेडलॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है डेडलॉक। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है कि अगर हमें डेडलॉक फ्री इन्वायरमेंट चाहिए तो कितने रिसोर्सेज चाहिए, अगर इतना आपको प्रोसेसेस गिवन है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं आपके। थ्योरी भी आ जाती है यहाँ से, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। आफ्टर दैट मेमोरी मैनेजमेंट, यस पेजिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। तो पेजिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। थ्योरी में थ्रेशिंग से पूछ लेते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इससे आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। डिस्क स्ट्रक्चर, यहाँ पे शेड्यूलिंग है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये भी मैंने आई थिंक वीडियो में इसके अपलोड करूंगी बहुत जल्द, तो आप बने रहना मेरे चैनल से कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगेन वही यहाँ पे फाइल सिस्टम आ जाएगा कि कैसे कैसे काम होगा, कर्नल्स कैसे काम करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट होता है क्या है, कभी कभी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हम छोड़ देते हैं, और फिर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ कि डिस्क जो था, हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, कि नहीं इसके न्यूमेरिकल इतने नहीं आते कि आपसे रोटेशनल लेटेंसी की बात कर लेंगे, रोटेशन टाइम की बात कर लेंगे। हमें ये लगता था कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके ओके टॉपिक ठीक है, आगे तो ठीक है। बट यहाँ से क्या हुआ लास्ट टाइम, वही पैराग्राफ फॉर्म करके आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए अकेली डिस्क से। तो सोचो ऑपरेटिंग सिस्टम में 50% डिस्क से क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ऐसा मत समझना कि भाई मैं जो बता रही हूँ वही पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आएंगे। आपका अगर सब्जेक्ट ये फेवरेट है तो कंप्लीट स्टडी दो इस सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक में अपनी अच्छी कमांड रखो। अपने कंप्यूटर में होता क्या है, कंप्यूटर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि कैसा है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पोर्शन आप बोल लो। जो प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल में अच्छा है वो भी नेट क्लियर कर सकता है, क्योंकि ये रेशियो रहती है 50-50 ऑलमोस्ट। ये 50% आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले जाएंगे, 50% थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो, हमारी कट ऑफ कितनी जाती है, 54 to 55% जाती है अगर नेट की बात करें तो। यही रह रही है 2-3 साल से, इसी के आसपास घूम रही है। तो अगर आप अकेले न्यूमेरिकल में अच्छे हो, थोड़ी बहुत थ्योरी हैंडल कर सकते हो, स्टिल यू कैन क्रैक योर नेट। या फिर आपकी थ्योरी अच्छी बट मैथ में फंस जाते हो, बट बहुत क्वेश्चंस आपके इतने इजी न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं कि आप कर सकते हो। तो दोनों कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेट और जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, कि आपको डेली डेली 8 से 10 घंटे तो देने ही देने हैं, जिसमें डेली पेपर 1 को भी टाइम देना है, क्योंकि पेपर 1 बहुत ही ज्यादा
रोल प्ले करता है टू क्लियर JRF और नेट, इसको भी साथ लेते चलना है हमें, ठीक है। मैं तो आज आपके साथ सिर्फ पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, बट डोंट फॉरगेट टू स्टडी पेपर 1। ये काफी स्कोरिंग रहता है आपका, नेट या JRF क्लियर कराने में बहुत हेल्प करता है। जिसके पेपर 1 में अच्छे स्कोर नहीं आता ना, वो हमेशा लटक जाता है कि भाई मेरा 1-2 नंबर से रह गया, और पता चलता है कि पेपर 1 में काफी कम स्कोर था। तो पेपर 1 को भी साथ साथ मैनेज करते चलना। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन। और लिनक्स की कमांड आ जाती थी कभी कभी, सिर्फ कमांड कि हाँ इस कमांड का क्या पर्पज है, या फिर इस जो भी आपका सिस्टम कॉल है वो किस लिए हेल्प करती है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते, पहले 3 या 4 आते थे तो पेपर 3 था, बट अब 1 या 2 की रेशियो मुश्किल से बची है। बाकी आपके 7 से 8 क्वेश्चन हमारा जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको दिला देगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है इसी में टॉपिक, जो एडवांस टॉपिक है हमारे, कि विंडोज के बारे में पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आप अगर ना भी करो तो भी चलता है आपका, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन दिखते हैं। आफ्टर दैट 6 यूनिट है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये प्योर थ्योरी लगती है हमें, बट यहाँ से भी कभी कभी ठीक अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कोकोमो मॉडल है, इसका न्यूमेरिकल आ जाता था। अब आजकल थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि वही बात है कि टाइम कंज्यूमिंग है। वी हैव 120 मिनट्स टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है अगर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। अगर जो जो मॉडल्स यहाँ दे रखे हैं, आप सारे मॉडल्स को एक बार ईमानदारी से प्रॉपर एक रीडिंग दे दोगे ना, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे इस यूनिट को। तो यहाँ क्वेश्चंस मोस्टली मोस्टली जो पूछे जाते हैं आपसे, डिजाइनिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिजाइनिंग में आपका ये कोहेरेंस और कपलिंग से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं। कोकोमो मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। एंड देन वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो ये आपकी थ्योरी है बिल्कुल ही, इसको आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में इस यूनिट का प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छी खासी स्कोरिंग है ये आपकी, जो अगर थ्योरी को टाइम दे सकता है तो यहाँ से भी वही रेशियो रहेगी, 8 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ भी। आफ्टर दैट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में अगर बात करें तो स्टैग हमेशा क्वेश्चन आते हैं, स्टैग से। ट्री से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ट्री से 2-3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अकेला एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट और क्यू, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू दिस डेटा स्ट्रक्चर्स। एरे भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आगे आ गया। देन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, इनकी आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है, तो मोस्टली यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन तो ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ही बन जाते हैं। किन से? डेटा स्ट्रक्चर से भी और एल्गोरिदम से भी। इतनी सारी एल्गोरिदम है हमारे पास, उन सबकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है। तो मोस्टली यहाँ क्वेश्चन आने का पैटर्न यही रहता है कि आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट जो इसमें है वही मैं आपको बता रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन पक्का आता है आपको। हर एक एल्गोरिदम चाहे आपको सोल्व करनी है या ना है, ग्रेडी अप्रोच है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, कोई भी बैक ट्रैकिंग है, ब्रांच एंड बाउंड, कोई भी किसी भी टाइप के एल्गोरिदम है वो आपको सोल्व करनी आए या ना आए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली है, एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है एल्गोरिदम्स की, जहां पे मैंने सारी एल्गोरिदम का टाइप बता रखा है कि वो किसके अंडर है, ग्रीडी के अंदर आ रही है या डीपी के अंदर आ रही है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर वो ब्रांच एंड बाउंड के अंदर आ रही है, डिवाइड एंड कंकर्न के अंदर आ रही है। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ जाता है, एल्गोरिदम के नाम दे दिए, यहाँ बता दिया कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करती है, डीपी है, ग्रीडी है, मैच द फॉलोइंग करो, एक तरह से आ जाता है। यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी जाती है और आपका एल्गोरिदम का नाम दे दिया। तो ये ऐसे पैटर्न आते हैं यहाँ पे। अगेन देखो ग्राफ एल्गोरिदम्स आ गए, तो ये भी एक तरह से ग्राफ का ही पार्ट हो गया, जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ BFS DFS ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो ऑलरेडी मैं ट्री बता चुकी हूँ, ट्री तो आपका है ही काफी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट NP हार्ड, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो जो एडवांस में ये मर्जिंग एंड ऑल है, यहाँ से भी आपका मोस्टली मैं आपको बोलूंगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दो।
हर एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ इन्होंने क्या किया हुआ है कि शॉर्ट में लिख रखी है एडवांस एल्गोरिदम्स, सारे एल्गोरिदम्स का नाम नहीं दे रखा। तो आप मेरी वो वीडियो देख लेना, वहां मैंने एक एल्गोरिदम का नाम बताया है, किसके अंडर आ रही है वो बताया है, और साथ में उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने डिस्कस की है। आफ्टर दैट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रीजनिंग सब्जेक्ट, कि यहाँ एक लॉजिकल तरीके से आपको सोच के ये सब्जेक्ट करना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो इसको इंटरेस्ट लेके करेगा उसके लिए तो ये स्कोरिंग है, और जो इसको डर के करेगा तो उसके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है ये। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट को करोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मुझे तो काफी अच्छा लगता है ये, मेरे को तो स्कोरिंग लगता है ये। तो यहाँ हम पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। ये सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो काफी अच्छा सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही स्कोरिंग भी है। आपको एक एफए बना देंगे, पूछ लेंगे कि ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, या फिर आपको लैंग्वेज दे दी जाएगी कि ये लैंग्वेज कौन सी है, रेगुलर है, सीएफएल है, या आपके कंटेक्स्ट सेंसिटिव है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपका काफी सही है स्कोर करने के लिए। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि ये सब्जेक्ट बीसीए वाले, एमसीए वाले स्टूडेंट्स पे ऑप्शंस में दे दिया जाता है। कुछ बच्चे इसको ऑप्ट नहीं करते, जिस वजह से वो इसको पढ़ते ही नहीं है। बट नेट में आप मान के चलो कि ये टीओसी एंड कंपाइलर, वही बात है, 8 से 12 क्वेश्चन लेके बैठेगा, और काफी एक तरह से आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है ये सब्जेक्ट। की सोच सोच के ग्राफ देख के आपको ये एनालाइज करना है कि ये काम क्या कर रही है, ये मशीन मशीन दी जाएगी क्या काम कर रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आपके आते हैं एफए और पीडीए से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस जनरेट ज्यादा हो रहे हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, से ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो यहाँ से आपसे पूछ लिए जाएंगे कि मतलब इनके लिए कौन से ये एक लैंग्वेज है वो कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ तक नहीं है, और कौन सा एफए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे जनरेट हो जाते हैं यहाँ से। तो ये तो बात की मैंने टीओसी की। नेक्स्ट है कंपाइलर। जिसको टीओसी आता है वो कंपाइलर अच्छे से कर पाए, जिसने टीओसी नहीं पढ़ा तो कंपाइलर नहीं होगा अच्छे से। तो कंपाइलर में भी क्वेश्चन आपके 2 या 3 आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही एक क्वेश्चन भी आया, ऐसा भी पेपर हुआ है तो। बट यहाँ रेशो रहती है 2 से 3 आने की कंपाइलर की। कंपाइलर में हमें फेजेस पता होने चाहिए सारे के सारे कंपाइलर की, किस फेज में कंपाइलर क्या काम कर रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये चीजें आगे, पार्सिंग काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पार्सिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो यहाँ टाइप चेकिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक आप अच्छे से करना है, थ्योरेटिकल है टाइप चेकिंग, तो एक तरह से आप कर पाओगे इसको। नेक्स्ट, कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर उठा के देखना तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, कंपाइलर से इतना टफ नहीं रहती है यूनिट। अगर हम बात करें यूनिट 9 की, जो कि है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हमारा कोर सब्जेक्ट है, जो कि हम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो जो ये यूनिट 9 ये इंक्लूड करेगी नेटवर्किंग प्लस में क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्का आते ही आते हैं, जो कि आपको दे दिया जाएगा कि प्लेन टेक्स्ट है, इसको इस एल्गोरिदम के थ्रू आपको एनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, या साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, या उल्टा साइफर टू प्लेन टेक्स्ट जाना। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। यहाँ से आरएसएस से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। तो ये चीजें आप जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ अपलोड किए हुए हैं क्वेश्चंस। सो जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, ये बेसिक चीजें तो आपका पीजीटी लेवल पे आते हैं, नेट में यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, सारे के सारे लेयर्स के बारे में पढ़ना है, किस लेयर पे क्या काम हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ये चीजें, या इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं, पैकेट है या सेगमेंट है या क्या है। इस तरीके से आप सारी की सारी लेयर्स को बहुत ही अच्छे से कर लो। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपका यूआरएल से क्वेश्चन आ जाते हैं, डोमेन से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आपका नेटवर्क लेयर है वहां से राउटिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके। आफ्टर दैट यहाँ से जो आपकी सेकंड सेगमेंटेशन वाली लेयर है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं आपका। काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीपी से आ जाते हैं, आईपी एड्रेसिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लास ए क्लास बी इन सबसे, क्लासलेस से या क्लास
क्लासेस से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। क्लास, ये आपका जो टॉपिक है यहाँ क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग से क्वेश्चंस आपके काफी आ जाते हैं। IPv4 और 6 पे कंपैरिजन आ जाता है आपका, चेकसम से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि OSI मॉडल वाला जो पार्ट है सारा का सारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सिक्योरिटी की बात करें तो ठीक है, कीज क्या कंसेप्ट थ्योरी में क्वेश्चन आ जाएगा आपका। मोबाइल टेक्नोलॉजी से रेयर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक या दो से आ गया तो आ गया। ऐसा भी रहता है कि कुछ कुछ पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आते हैं आपके। अभी अभी ये नया टॉपिक ऐड हुआ है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ से इनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तक एक या दो ही क्वेश्चन दिखाई दिया है सिर्फ, अब टिल टुडे जो भी एग्जाम में है सिर्फ एक या दो से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हर बार एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, अब तक सिर्फ एक या दो से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ अगर आप इसका बिल्कुल बेसिक भी पढ़ लोगे ना, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट लग रहा है, तो आप इसका अगर बेस भी क्लियर कर लोगे ना, तो इससे क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल इजिली क्रैक कर पाओगे क्वेश्चन। आफ्टर दैट लास्ट जो यूनिट है 10th यूनिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मोस्ट यूनिक, जो सब के सब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते एग्जाम्स के लिए या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में नहीं पढ़ते, बट आजकल का जो स्कीम है, जो सिलेबस है, उसमें तो काफी टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं AI के। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश अभी अभी MCA या MTech करके निकले हो, तो आप ये सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ के निकले होंगे। सो सबसे पहले यहाँ AI का कंसेप्ट जो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट है, ये थोड़ा सा बेस आपका क्लियर कर देगा कि AI क्या है, कैसे काम करती है। आफ्टर दैट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन पहले आते थे, अच्छे खासे आते थे क्वेश्चन, अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से दिखता है यहाँ से, या दिखता भी नहीं है। आफ्टर दैट प्लानिंग, इससे क्वेश्चन कोई खास नहीं दिखता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, यू शुड नो कि कैसे प्लानिंग बनती है अगर हमें कोई आर्टिफिशियल सिस्टम बनाना है या कुछ भी काम करना है हमें इस फील्ड में। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक या दो से क्वेश्चन ये ले लेता है। मल्टी एजेंट, पक्का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आता ही आता है कि आपके कितने सारे एजेंट्स हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनसे पूछ लिया जाता है कि इस वाले टाइप में एजेंट कैसे काम करता है या कैसे ये सिस्टम चलता है इसका। आफ्टर दैट फजी सेट, फजिफिकेशन, डिफजिफिकेशन, ऑपरेशंस, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते थे ऑपरेशंस पे, कि फजिफिकेशन आप कैसे ऑपरेशंस लगाते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं आपके। देन जेनेटिक एल्गोरिदम, यहाँ से फिटनेस फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या पूरा का पूरा साइकिल बता दो कि GA में क्या क्या इंक्लूड रहता है, स्टेप्स आ जाते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम्स के। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी थ्योरी में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रिइंफोर्समेंट पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका। इनसे भी पूछ लिया जाएगा कि ये आपकी कैसी है, SOM है, इट इज सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, कैसी है ये लर्निंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका होपफील्ड से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपका परसेप्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेप्ट्रॉन से क्वेश्चन की कैसे लर्निंग हो रही है। तो इसमें कंसेप्ट आता है कि एक्सोर है, एंड गेट है, और गेट है, इनको आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, कैसे ट्रेन कर सकते हो बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है AI में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगेन 8 से 12 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं AI के भी। और जो मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट और प्रपोजिशन, ये टॉपिक दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं, कभी AI में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कभी कभी ये आपका डिस्क्रीट मैथ्स वाला जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन यूनिट है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको एक तरह से कंबाइन करके। सो ये था हमारा सारा का सारा सिलेबस। अगर मैं नेट के पेपर 2 की बात करूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ तो आज के लेक्चर में समझ में आया होगा कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, क्या क्या टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। और सबसे पहले जो आपको करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि आपके जो फेवरेट जो सब्जेक्ट हैं उनको आप सॉर्ट करो, कि भाई मुझे DBMS काफी अच्छा लगता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा लगता है, उनको आप अलग से पढ़ो और बिल्कुल डीप में पढ़ो, एक तरह से विद 99% एक्यूरेसी के साथ ये सब्जेक्ट पढ़ो। देखो मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप 2 या 3, ज्यादा भी हो सकते हैं, देखो सबके फेवरेट सब्जेक्ट, उनको पहले प्रॉपर प्रिपेयर करो। हम गलती क्या करते हैं, ये तो मुझे आते हैं, इनको नहीं पढ़ना, मुझे नया कुछ ऐड करना, नहीं,
जो परफेक्शन लेके आओ पहले जो आता है। ऐसा नहीं है मुझे आता है ठीक है ये हो जाएगा मेरा, ऐसे करके सब्जेक्ट को मत छोड़ना, उस यूनिट को मत छोड़ना। पहले जो आता है उसको प्रॉपर प्रिपेयर करो, इस पे क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर करो कि हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। फिर कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज देखो आप इनसे रिलेटेड, वो सॉल्व करो। नेट की प्रिपरेशन के लिए गेट के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। दोनों का लेवल अलग है, यहाँ थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर आप यहाँ का प्रिपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, पीजीटी ऑटोमेटिकली आपका प्रिपेयर हो रहा है। अगर आप गेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आप ये सारे लेवल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हो। पीजीटी में ठीक है थोड़ा बहुत हमें बेसिक भी करना पड़ता है कंप्यूटर, बट अगर आपके कोर सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है ना, तो आप इजिली नेट को, गेट को, या कोई भी एचटेट जैसे अगर बात करें हरियाणा की, ये सारे के सारे एग्जाम आप इजिली क्रैक कर पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपका एक माइंड में विजुअलाइजेशन क्लियर करेगा कि आपको नेट के लिए कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना आएगा, या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज जो भी नेट एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्रैक करना चाह रहे हैं, उन तक ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना, आपके फ्रेंड्स है या फैमिली में है और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू सो मच।